आपने ये देखा था मिरर फॉर्मूला ये होता है मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो मिरर फॉर्मूला होता है। और लेंस फार्मूला जो है लेंस फार्मूला हो जाता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस ये बीच में माइनस का साइन आता है, बस इतना अंतर है। एक चीज़ तो ये, उसके अलावा जो मैग्नीफिकेशन है नोट कर लीजिए, आप प्रॉपर्ली नोट ही कर लीजिए। लिखिएगा लेंस फार्मूला लेंस फार्मूला तो ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेयर v, u and f have their usual meanings। का मतलब इनका वही मतलब है जो मिरर में था कि v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। ठीक है। उसके बाद जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में भी मामूली सा अंतर है। मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले होते थे, एक होता था m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, लेकिन यहाँ पर माइनस वी अपॉन यू ना होकर प्लस का वी अपॉन यू होगा। ठीक है, सिंपली वी अपॉन यू होगा। और जो दूसरा फॉर्मूला था h2 अपॉन h1 वो सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो h2 अपॉन h1 ही रहेगा। तो लेंसेज के केस में, अब चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, लेंसेज के केस में हमारे फॉर्मूले यही यूज़ होंगे। वहाँ मिरर फॉर्मूला यूज़ होता था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पहली चीज़ तो ये कि प्लस की जगह माइनस आ गया यहाँ पर। दूसरा, सर ऐसा क्यों? मैग्नीफिकेशन बेटा इसमें ना ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर जब हम ना ये लेते हैं, हमारा जब मिरर फार्मूले की जब बात करते हैं तो मिरर फार्मूले में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जब हम रियल और इन्वर्टेड केस की बात करते हैं ना, तो रियल और इन्वर्टेड ही केस बनते हैं ज़्यादातर। तो उसमें आप ये देखिएगा कि उसमें और इसमें जो अंतर है वो अंतर ये आ जाता है कि वहाँ पर तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था, यहाँ पर माइनस आ गया। अब सवाल ये उठता है क्यों आया ऐसा? वो इस वजह से आया क्योंकि वहाँ जितनी भी रियल और इन्वर्टेड इमेजेस थी वो सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही थी, और यहाँ पर जितनी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस हैं वो सारी की सारी राइट हैंड साइड पर बनेंगी। तो इस वजह से, क्योंकि इमेज जो है, इमेज की पोजीशन चेंज हो गई, जो वर्चुअल एंड इरेक्ट वहाँ पर राइट हैंड साइड पर बनती थी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगी। तो इस वजह से एक माइनस का अंतर आ गया, इस वजह से 1/v माइनस 1/u हो गया। समझ गए? ओके सर। हाँ, तो वो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो सेम रही, ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरह से रखा जाना है जैसा कि हमने मिरर के केस में रखा था, लेकिन लेंस के केस में जो है इमेज जो है, इमेज ने अपनी पोजीशन जो है वो पलट ली है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज जहाँ लेफ्ट में मना करती थी, अब रियल और इन्वर्टेड इमेज आपकी राइट में मना करेगी। तो इस वजह से वो जो पोजीशन चेंज हुई है तो साइन भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमने मैग्नीफिकेशन का देखा था -v/u, अब मैग्नीफिकेशन यहाँ पर सीधा सीधा v/u होगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला होगा, इसके बेस पर आप क्वेश्चंस करने का तरीका हमारा बिल्कुल वही है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि फॉर लिख लीजिए पहले, फॉर कॉन्वेक्स मिरर और लेंस, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, f इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, जो फोकल लेंथ है f वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फॉर कॉनकेव मिरर और लेंस f इज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, जो हमारा f है, फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव रहेगा।
चलिए जी क्वेश्चन नोट करें। A convex lens of focal length 10 centimeter a convex lens of focal length focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. Full stop. How far from the lens should an object be placed? How far from the lens should an object be placed? How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? So as to form its real image on the wall. Real image on the wall. ठीक है। अब देखिएगा इसमें इन्होंने ये दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। तो कॉन्वेक्स लेंस को एक वॉल से, एक दीवार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ सोच कर बना रहा हूँ, अभी डायग्राम समझ जाएंगे आप। ये है O इज फॉर ऑप्टिकल सेंटर और इधर वॉल है। अब है क्या, वो बोल रहे हैं कि हमें जो भी कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमको कहाँ पर बनानी है, वॉल पर बनाना चाहते हैं। तो वॉल पर एनी ऑब्जेक्ट, एनी इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ठीक है, तो अगर वॉल पर कोई इमेज हमको मिल पा रही है तो इसका मतलब वो वॉल क्या है, वॉल इज बिहेविंग लाइक अ स्क्रीन, कि वो स्क्रीन पर वो हमको इमेज मिल रही है। तो जब कोई भी इमेज स्क्रीन पर बनती है तो हम उस इमेज को क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो राइट हैंड साइड पर ही लिया जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो यहाँ से कितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा AB, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट AB तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो U हो गया। U निकालना है हमको सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। तो इमेज जो है वो वॉल पर बननी चाहिए। सॉरी 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। फ्रॉम अ वॉल यानी कि ये 12 सेंटीमीटर। V इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो F कितना है, प्लस 10 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ। ब्रैकेट में देखिए सिंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, आपको बताया मैंने कि फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो F इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। U हमें कैलकुलेट करना है और B कितना दे रखा है। रियल और इन्वर्टेड इमेज बेटा राइट हैंड साइड पर ही बनती है, तो प्लस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
बाय यूजिंग लेंस फार्मूला यूज करेंगे 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So 1/12 minus 1/u is equal to 1/10 minus 1/u is equal to 1/10 minus 1/12. बताइए भाई एलसीएम क्या आ जाएगा 10 और 12 का? कोई ऐसा नंबर जो 10 और 12 दोनों के टेबल में आता हो? 60. तो माइनस 1/u इज इक्वल टू ये हो गया 60, 10 6 ज़ा 60, 6 1 ज़ा 6 माइनस 12 5 ज़ा 60, 5 1 ज़ा 5 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/60. टेकिंग रेसिप्रोकल, अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो u इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर. माइनस 60 सेंटीमीटर आ रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट में ही रखते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए? यस सर. ठीक है, यस सर. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं. उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter convex lens of focal length 8 centimeter, find the position, nature and height of the image. Find the position, nature and height of the image. पोजीशन, नेचर, हाइट मतलब वही इमेज का साइज आपको बताना है. ठीक है, पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज. तो अब इसमें कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा देखिएगा क्या दिया है. इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है. तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या बोलते हैं हमेशा? h1. ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ऑब्जेक्ट की हाइट इज h1 और ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाता है. तो h1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस. इसको एक कॉन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है. मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है माइनस का 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है प्लस का 8 सेंटीमीटर. ब्रैकेट में ये जरूर लिखना सिंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस. हम ये चीज़ बार बार हर क्वेश्चन में लिखने की आदत डालेंगे ना तो हमसे कभी गलती नहीं होगी कि कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है फोकल लेंथ और कॉन्केव में हमेशा नेगेटिव लिया जाता है. ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव. h1 मैंने 7 लिया ना. डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं.
ठीक है, अब वो बोल रहे हैं फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो आप ये देखिए u है, f है, तो मैं लेंस फार्मूला से v निकाल लूँगा। ठीक है, तो बाई यूजिंग लेंस फार्मूला वन अपॉन v माइनस वन अपॉन u इज इक्वल टू वन अपॉन f। वन अपॉन v माइनस वन अपॉन u कितना -12 इज इक्वल टू वन अपॉन f कितना है 8। वन अपॉन v इज इक्वल टू वन अपॉन 8 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस वन अपॉन 12 हो जाएगा, और जब इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो माइनस का वन अपॉन 12 बन जाएगा। वन अपॉन 8 माइनस वन अपॉन 12, तो वन अपॉन v 8 और 12 का एलसीएम क्या हो गया 24। 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 12 2 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2। 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 24, तो v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि जो वो हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, वो राइट में लाई कर रहा है। इमेज कहाँ पर लाई कर रही है, राइट में लाई कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि since v is positive, एक मिनट वेट करिए प्लीज। हेलो जी जी, हाँ जी हाँ जी, हुआ v अगर पॉजिटिव है, v इज पॉजिटिव, दैट इज इमेज इज फॉर्म्ड on the right side image is formed on the right side of the lens, that is image is formed on the right side of the lens, so its nature is क्या होगा बताइए, real and inverted। बिल्कुल सही, real and inverted। its nature is real and inverted, ये हो गया। अच्छा, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो देखिए पोजीशन तो ये हो गई, नेचर ये हो गई, अब वो पूछ रहे हैं हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट कैसे निकालेंगे भाई। हम ये जानते हैं कि लेंस में m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू नहीं होता, सीधा सीधा v अपॉन यू होता है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू v अपॉन यू और दूसरा h2 अपॉन h1, एक ये रिलेशन भी होता है। ठीक है, अच्छा अब v कितना है, v मैंने निकाला 24, तो लिखिएगा 24। u कितना है माइनस का 12, लिखिए माइनस का 12। h2 तो निकालना ही है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज तो निकालना ही है, अपॉन 7, ये हो गया। अब 12 1 12,
12 2 24, तो 2 अपॉन -1 क्या हो गया -2। -2 इज इक्वल टू h2 अपॉन 7, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h2 कितना हो गया माइनस का 14 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट कितनी हो गई, इमेज की हाइट हो गई 14 सेंटीमीटर। अब आप ये कहेंगे नहीं जी माइनस 14 है, ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा है कि हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। सही है, समझ गए। चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है? आर्या, आयुष्मान, यस सर, सुभान, विनायक, यस सर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड magnification produced by a spherical lens is plus 2.5. Stop. What is the A part है nature of image, B part है nature of lens. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ स्फेरिकल लेंसेज प्लस 2.5। तो एक स्फेरिकल लेंस है, स्फेरिकल लेंस में मैग्निफिकेशन प्लस का 2.5 प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज? तो देखिए एक चीज़ आती है, जैसे मैंने ये देखा कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तभी आएगा जब हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। खुद सोचिए कि जब मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव ऑलवेज। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तो मैं हमेशा सीधा ही रखूंगा ना, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा सीधा रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही आनी है, इसीलिए ऑलवेज लिख दिया वहाँ पर, ठीक है। और अब अगर ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, अब अगर मैग्निफिकेशन मुझे पॉजिटिव चाहिए, अगर मैग्निफिकेशन मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मेरा जो ये हाइट ऑफ इमेज है ना, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा मुझे, समझ गए। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता तो इसका मतलब क्या था कि ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि h1 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो भैया फिर ये h2 ही नेगेटिव रहा होगा, तभी नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव आ गया। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि हमारा हाइट ऑफ इमेज जो है ये भी पॉजिटिव ही रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए पॉजिटिव फॉर m टू बी पॉजिटिव। ये अगर लिखेंगे तो रिवाइज करते टाइम समझ में आ जाएगा। यहाँ जो मैंने लिखा h2 है पॉजिटिव फॉर m टू बी पॉजिटिव, ये जो m है ये h2 अपॉन h1 का रिजल्ट है ना, रिजल्ट। तो रिजल्ट का मतलब कैसे रिजल्ट आया, जब इसको इससे डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट आ गया। तो ये पॉजिटिव है तो बेटा ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। तो हम ये कहेंगे इज पॉजिटिव फॉर m टू बी पॉजिटिव। अब हम ये कहेंगे सिंस a positive value of h2 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, साइज ऑफ इमेज, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ h2 ब्रैकेट में लिख रहे हैं साइज ऑफ इमेज suggests that it is a virtual and direct image। It is a virtual and direct image, ये तो समझ में आ गया।
अभी जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में केवल एक केस होता है जहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है, और कॉन्केव लेंस के मैंने केसेस अभी देखे नहीं हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 ही केसेस होते हैं, मैं भी बताऊंगा इसके बाद। उसमें 2 ही केसेस होते हैं और दोनों केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। और वर्चुअल और इरेक्ट के साथ साथ बस एक अंतर होता है उसमें, कॉन्वेक्स के से अगर कंपेयर करें तो एक अंतर होता है कि वो जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है ना, वो छोटी मिलती है, डिमिनिश्ड मिलती है। और कॉन्वेक्स में जो एक ही केस था, बाकी टोटल 6 केसेस थे, तो बाकी के 5 केसेस में तो रियल और इन्वर्टेड मिलती है, लेकिन पहले केस में वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है, वो एनलार्ज मिलती है। तो क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमारा 2.5 है, 2.5 वैल्यू क्या है, सिर्फ 2.5 वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी। तो मैग्नीफिकेशन में आपको बताया था कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन तो हटा दो, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ये बताता है, अगर साइन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। जो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू है, जैसे 2.5 है, अगर वो 1 से बड़ी है तो इमेज एनलार्ज बनेगी, अगर वो 1 से छोटी है तो इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, याद रहेगा। मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, नोट करके लिखिएगा। When m is greater than 1, then image is enlarged, and when m, अच्छा मॉड का मतलब जानते हैं, मॉड, मॉडुलस, मॉड नहीं जानते, लिख लो पहले ऐसे, मतलब ब्रैकेट ना लगाकर लाइन लगा दी बस आगे पीछे। मॉड m इज ग्रेटर देन 1, देन इमेज इज एनलार्ज्ड, व्हेन मॉड m इज लेस देन 1। मैं बताऊंगा अभी इसका मतलब क्या है। इसको पता है क्या बोलते हैं, जैसे मैंने x लिख दिया और x के आगे भी एक ऐसे लाइन लगा दी और पीछे भी लाइन लगा दी, इसको बोलते हैं मॉड। मॉड का मतलब होता है कि आपको सिर्फ उसकी वैल्यू लेनी है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव को छोड़ देना है। तो मॉड का मतलब ये है, एक प्लस साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ उसकी वैल्यू से मतलब है। तो मॉड का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर की जो वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू वो 1 से बड़ी है तो इमेज एनलार्ज है, और अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज इज डिमिनिश्ड। सर तो सर हम नॉर्मल एम नहीं लिख सकते, खाली ये बाहर की लगाने हैं। मैंने ना ये चीज़ इस वजह से लिखी है क्योंकि जो आपके अभी आप साथ साथ मेरे साथ जो आप नोट कर रहे हैं, तो आप नोट्स बनाते जा रहे हैं। जब आप इसको रिवाइज करेंगे ना, तो आपके मन में ये कन्फ्यूज़न आ सकता है कि अगर मान लीजिए मैग्नीफिकेशन m है, अगर मान लीजिए m की वैल्यू -1.5 दे रखी है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि m मॉड m जो है वो ग्रेटर देन 1 है। क्यों? क्योंकि मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं मॉड m कह दूँगा 1 से बड़ा, तो आप समझ जाएंगे कि सिर्फ उसकी वैल्यू लेनी है। उसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो वो 1 से बड़ी है, लेकिन अगर सिर्फ m की बात करी जाए तो -1.5 1 से छोटा है। सर इसका मतलब नेचर से मतलब नहीं है, इमेज की साइज से मतलब। बस बस बस, ठीक है। ओके। हाँ जी, हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर परसों करते हैं फिर, है ना, निपटाओ फिर परसों करते हैं। ठीक है जी, ओके। चलिए जी, इतना हो गया। तो अब मैं ये कहूँगा दैन इमेजेस डिमिनिश, याद रहेगा ये सभी को। तो हम ये कहेंगे हियर मॉड m इज 2.5। क्या हो गया मतलब? अच्छा 1 मिनट, आ रहे हैं? हाँ आ गया मेरे पास प्रबल का फोन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई नहीं, रेस्ट करो, कल तो मैं हूँ नहीं, परसों कराता हूँ फिर। वो 3 चैप्टर निपटा लो, डुअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियर। ठीक है, चलो।
mod n is equal to 2.5, तो 2.5 मतलब ग्रेटर देन 1, सो इमेज इज एनलार्ज। तो इतना हमारे लिए समझने के लिए बहुत है कि वर्चुअल डायरेक्ट के केस के साथ साथ एनलार्ज इमेज केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस में बनती है, केस नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इन्होंने बोला ए पार्ट में नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज तो बन गई हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो ये तो आपका हो गया ए पार्ट। उसके बाद नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंसेज कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला आप नोट कर रहे हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंसेज। नेक्स्ट टॉपिक लिखें सर यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस हमने कैसे पता लगाया? कॉन्वेक्स लेंस हमने ऐसे पता लगाया ना कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज तो बन रही है, वो तो पता चल गया मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफिकेशन जब भी पॉजिटिव आएगा तो हम ये कहेंगे वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। दूसरा, मैग्नीफिकेशन का मॉड यानी कि मैग्नीफिकेशन की सिर्फ वैल्यू वो 1 से बड़ी आई है, 1 से बड़ी का मतलब एनलार्ज्ड इमेज आई है। तो कॉन्वेक्स लेंस में केस नंबर 1 होता है, फर्स्ट केस जो था कॉन्वेक्स लेंस में, फर्स्ट केस में ये था कि हमारा जो इमेज का साइज है, इमेज का नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है और इमेज का साइज जो है वो एनलार्ज बनता है। तो जब एनलार्ज इमेज बन रही है हमारी तो ये कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस में, मैं भी कॉन्केव लेंस बताने वाला हूँ आपको, तो कॉन्केव लेंस जो है, कॉन्केव लेंस में वर्चुअल और डायरेक्ट तो बनती है इमेज, लेकिन छोटी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है। इस तरह से मैंने पता लगाया कि ये कॉन्वेक्स लेंस ही है, समझ गए? यस सर, यस सर। चलिए जी, अगला नोट करें रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, rules for obtaining images formed by concave lenses. Rules for obtaining images formed by concave lenses. ठीक है, रूल नंबर 1 देखिए, a ray of light which is parallel to the principal axis, रूल नंबर 1, a ray of light which is parallel, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens appears to be coming from its focus appears to be coming from its focus after refraction through the lens. After refraction through the lens. तो इसमें क्या होता है कि एक कॉन्केव लेंस बनाइए, ray of light which is parallel to the principal axis, तो कॉन्केव लेंस को ऐसे बीच में से डिवाइड करिए, वर्टिकली डिवाइड करिए, फिर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, एक मिनट वेट करिए भी सर, चला गया सर। हाँ, लाइट चली गई यहाँ पर, 1 मिनट वेट करिए, और वो भी
अब क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस लेते हैं वो कहाँ लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं। तो ये हो गया f और ये हो गया 2f, और जो दूसरा वाला फोकस है उसको इधर लेते हैं, उसको बोल देते हैं f डैश और 2f डैश। A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens, तो अगर कोई कॉन्केव लेंस के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है अगर कोई रे ऑफ लाइट, तो वो टकराने के बाद ना फैलती है, डाइवर्ज होती है, इसी वजह से इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और किस तरह से डाइवर्ज होती है, कुछ इस तरह से डाइवर्ज होती है एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती है कि अगर इसको पीछे एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो ये जाकर फोकस पर मिलेगी। A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens appears to be coming from its focus, ऐसा लगता है जैसे कि फोकस से होकर आ रही है। तो पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल देखें, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 नोट करिए। रूल नंबर 2 में है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ray of light passing through the optical center of a concave lens goes straight after passing through the lens. Goes straight after passing through the lens. Goes straight after passing through the lens. तो ये वाला जो रूल है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कॉन्वेक्स लेंस में देखा था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर पर कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो उसमें किसी तरीके का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट पास ऑन कर जाती है। ऑप्टिकल सेंटर तो इसमें किसी तरीके का कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, ये हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के बाद में रूल नंबर 3 बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने कॉन्वेक्स में देखा था कि इसको अपोजिट होता था, रूल नंबर 3 वैसे ही देखेंगे यहाँ पर भी। रूल नंबर 3 नोट करें। रूल 3 है a ray of light going towards the focus of a concave lens towards the focus of a concave lens. A ray of light going towards the focus of a concave lens becomes parallel to the principal axis after reflection through the lens. Becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens.
लेंस। अब देखिएगा यहाँ पर है ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये एफ डैश, ये 2f डैश, ये F और ये 2f। A ray of light going towards the focus of a concave lens becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है, ऐसे आती है फोकस की तरफ जाने के लिए, तो ये फोकस तक नहीं पहुंच पाती, इससे टकराते ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इससे टकराते ही ये रिफ्रैक्शन जो होता है इसका, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। हाँ जी, तीनों रूल्स क्लियर हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला टॉपिक लिखे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव लेंस। Formation of image by a concave lens। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव लेंस, तो इसमें दो ही केसेस आते हैं। केस फर्स्ट देखिएगा, when the object is placed anywhere between optical center and infinity, when the object is placed anywhere between optical center and infinity, when the object is placed anywhere between optical center and infinity, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिया जाए तो क्या होगा? ये ऑप्टिकल सेंटर है और इधर होगा F, इधर होगा 2f, F और 2f। F डैश और 2f डैश। आपका जहाँ मन करे वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रखिए, ठीक है। ये कोई केसेस यहाँ पर नहीं बनेंगे कि एक बार इसके और इसके बीच में रखा जाएगा, एक बार इसके और इसके बीच में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं भी रखिए, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, A B यहाँ पर रख दिया, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ना रूल नंबर 1, 2 और 3 ये 3 रूल्स थे, तो इन्हीं में से हमारा जो मन करेगा हम वो रूल यूज़ कर लेंगे। तो मैं पहला रूल यूज़ करता हूँ कि व्हेन एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल है, तो इट अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द लेंस। तो ऐसा लगता है कि ये फोकस से ऐसे डाइवर्ज होगी। पहली चीज़ तो ये होगी, ठीक है। पहला तो आपका रे ऑफ लाइट ये इस तरह से मुड़ गई। दूसरी रे ऑफ लाइट आप क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे ऐसे, तो ये ऐसे स्ट्रेट पास ऑन कर जाएगी। तो आप ये देखिए कि दो रेज ऑफ लाइट यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो सेम साइड बनने वाली इमेज है इसको थोड़ा डॉटेड बना देते हैं। ये डॉटेड दिखाने की जगह बच नहीं रही है यहाँ पर। ये हो गया A डैश
और बी डैश। तो इमेज जब हमारी सेम साइड पर बनती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन बन कैसी रही है, छोटी बन रही है। तो आप यहाँ पर वही लिखेंगे, इमेज फॉर्म विल बी, इमेज के 3 प्रॉपर्टीज, इमेज फॉर्म विल बी, पहले पोजीशन देखेंगे, पोजीशन कहाँ बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन O and F, ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। फिर देखेंगे नेचर, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। थर्ड, साइज, डिफिनिशन। उसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम ये कहेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को सीधा सीधा इन्फिनिटी पर ही रख देते हैं। Second, when the object is placed at infinity. The object is placed at infinity. ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब F to F, F dash to F dash। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो आप दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट को लेकर आइए। एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे आ गई, दूसरी पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे आ गई। तो ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से आ रही हो। सिमिलरली ये वाली रे ऑफ लाइट भी कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से आ रही हो। ठीक है, तो दोनों रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से आ रही हो। देखिएगा, इमेज फॉर्म विल बी, सबसे पहले पोजीशन विल बी एट फोकस। सेकंड उसका नेचर, भाई सेम साइड पर बन रही है तो इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और थर्ड है बहुत छोटी बन रही है तो हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। केवल यही दो केसेस में, इसके अलावा इसमें लेंस फार्मूला पर बहुत छोटे से एक क्लास का बचा है जी टॉपिक, पावर ऑफ अ लेंस है। और ये आपके इसके एक दो क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको करवाता हूँ मैं एक क्लास बाद, आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, आप सभी लोगों को मैं कल या बल्कि अभी कर देते हैं फाइनल, पॉलिनोमियल का टेस्ट लेना मंडे को। पॉलिनोमियल का स्टार्टिंग का कौन सा, नहीं वो रियल नंबर वाला बचा हुआ। पॉलिनोमियल तो मैं करा रहा था उस टाइम। ठीक है, सिर्फ पॉलिनोमियल का टेस्ट ले रहा हूँ, मंडे को लूँगा। और सब लोग प्रिपेयर होकर आना। और टेस्ट का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग हम मोस्ट प्रोबेबली रखेंगे, चलो मैं बता दूँ,
आप 3:30 बजे मानकर चलिए, 3:30 या फिर 4, 3:30 या 4 ऐसे कुछ रखूँगा टाइम, ठीक है, बता दूँगा, 1 घंटे का होगा। चलिए जी ठीक है फिर, ओके। आज केमिस्ट्री क्लास नहीं है? नहीं, आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, केमिस्ट्री की क्लास मैं ट्यूसडे से करूँगा कंटिन्यू। ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके हाँ, ठीक है। ओके।